13 साल पहले आई थी बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म रांझना का वो मिजाज तो आपको याद होगा। हम सब के सब सीटी बजाते रह गए और वो हाथ जोड़कर राजनीति में चला गया। लेकिन क्या अब सिल्वर स्क्रीन का ये रांझना वाकई रील से निकलकर रियल पॉलिटिक्स की सीढ़ियां चढ़ने की तैयारी कर रहा है? तमिलनाडु की सियासत में इन दिनों सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या थलपति विजय के बाद अब सुपरस्टार धनुष भी राजनीति में धमाकेदार वाइल्ड कार्ड एंट्री मारने वाले हैं? क्या तमिलनाडु का अगला चुनाव विजय बनाम धनुष का महामुकाबला बनने जा रहा है? श्री जोसेफ विजय तमिलनाडु की तमिल फिल्में अब नॉर्थ में भी बहुत पॉपुलर हो गई और तमिल की पॉलिटिक्स भी नॉर्थ में खूब देखी जा रही है। दरअसल तमिल सिनेमा में 22 सालों से राज कर रहे 43 साल के अभिनेता धनुष, पूरा नाम वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा थलाइवा, रजनीकांत के पूर्व दामाद धनुष अब सिर्फ अपनी फिल्मों या अवार्ड्स की वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि उनके हालिया बयानों और समाज सेवा के मॉडल ने तमिलनाडु के सियासी गलियारों में इन दिनों हलचल पैदा की हुई है। दरअसल अपने 43वें जन्मदिन के मौके पर धनुष ने गरीबों को मुफ्त ऑटो रिक्शा बांटे और 30 लोगों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की। चेन्नई में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें धनुष ने प्रशंसकों से अपने फैन से कहा कि फिल्म रिलीज और ऑडियो लॉन्च से आगे बढ़ें, अपने क्षेत्रों में जन सेवा करें। इतने ही नहीं, धनुष अब तमिल अस्मिता पर भी बात करने से नहीं हिचकते हैं। धनुष कहते हैं कि मातृभाषा तमिल ना पढ़ा या लिख पाना गर्व की बात नहीं है, बल्कि शर्म और अपमान की बात है। ये तमाम बयान, तमाम घटनाएं राजनीति से जोड़कर आप इसको देख सकते हैं। धनुष के करीबी और उनके फैन क्लब से जुड़े लोग इसे महज समाज सेवा बताते हैं, लेकिन तमिलनाडु की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले समाज सेवा से आगे की बात अब कर रहे हैं। धनुष के फैन क्लब ने नया झंडा जारी कर दिया है, जिसमें लाल और सफेद सितारे और बीच में धनुष का तीर कमान बना हुआ है। बिल्कुल उसी ऑर्गेनाइज्ड मॉडल की याद दिलाता है जिसे थलपति विजय ने अपनी पार्टी टीवी के बनाने से पहले अपनाया था। यही नहीं, विजय के ज्योतिषी रिकी राघवन पंडित वेट्रीवाल का तो यहां तक दावा है कि 2031 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में थलपति विजय और धनुष के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। आखिर तमिलनाडु में ऐसा क्या है कि सिल्वर स्क्रीन का हर बड़ा सितारा राजनीति के क्षितिज पर चमकना चाहता है? दरअसल तमिलनाडु में सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह जनमानस को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा हथियार रहा है। यहाँ अभिनेताओं को भगवान की तरह पूजा जाता है और जब ये सितारे पर्दे से उतरकर जनता के बीच आते हैं तो इन्हें सियासत में सीधे वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है। डीएमके को पहचान दिलाने के बाद उन्होंने एआईएडीएमके की नींव रखी, लगातार 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। एमजीआर ने साबित कर दिया कि अगर फैन बेस मजबूत हो तो सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की जा सकती है। राजनीतिक पटकथा लिखने में एम करुणानिधि का कोई सानी नहीं था। वो कोई एक्टर नहीं, बल्कि तमिलनाडु के सबसे दिग्गज स्क्रिप्ट राइटर थे। करुणानिधि ने फिल्मों के संवादों के जरिए द्रविड़ विचारधारा और सामाजिक समानता के संदेश को जन जन तक पहुंचाया और तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रहे। तो एक ऐसी तमिल ब्लॉकबस्टर आने की तैयारी चल रही है जिसमें 2 सबसे बड़े सुपरस्टार्स सिनेमा के पर्दे पे नहीं, रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में आमने सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तमिलनाडु की राजनीति की बहुत ही दिलचस्प एक नई पटकथा लिखी जा रही है। दरअसल सिनेमा से राजनीति का ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि समय के साथ और अधिक आक्रामक होता गया है। कैसे? अब जब ग्राफिक्स के जरिए समझिए। एमजीआर, करुणानिधि और जयललिता से होते हुए जलग नायकन कमल हासन, जिनको कहा जाता है, जिनको यानी विश्व नायक कहते हैं, वो दिग्गज अभिनेता कमल हासन ने मक्कल निधि मयक्कम के नाम से पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में ताल ठोकी थी, आपको याद होगा। और कमल हासन बड़ा एक्टिव भी हैं इन दिनों। और एक तरीके से तमिलनाडु में विपक्षी केंद्र की राजनीति की हिसाब से बात करें तो बीजेपी के विरोधी के तौर पर आप इनको तमिलनाडु की राजनीति में कमल हासन को आप देख सकते हैं। करुणानिधि के पोते और स्टालिन की सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके और आज की तारीख में तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं उदयनिधि स्टालिन, माफ करिएगा। ये भी राजनीति में आने से पहले तमिल फिल्मों के सफल हीरो रहे
बड़ी सुपरहिट फिल्में उन्होंने बनाई, निर्माता रहे। उन्होंने भी अपने फिल्मी करियर की लोकप्रियता का पूरा इस्तेमाल अपने राजनीतिक साख मजबूत करने में किया, क्योंकि करुणानिधि के परिवार से आते थे तो वो पेट्रोनेज भी मिला उदयनिधि को। लेकिन तमिल सिनेमा के बॉक्स ऑफिस किंग थलपति विजय ने हाल ही में तमिलगा वेट्री कजगम यानी टीवी के पार्टी बनाई थलपति विजय ने, और पूरे राज्य के राजनीतिक समीकरण को हिलाकर रख दिया। इस पार्टी ने करुणानिधि की पार्टी को, स्टालिन की पार्टी को, जो 10 साल से शासन कर रही थी, उसको चुनाव हरा दिया। विजय के लाखों संगठित फैंस आज उनकी राजनीतिक सेना बना चुके हैं। पहले फैन क्लब बना, फैन क्लब से वो कब उनके सपोर्टर बनते गए और कब धीरे धीरे करके पार्टी के मजबूत काडर बन गए, और फैन क्लब के जुड़े लोग आज की तारीख में थलपति विजय की कैबिनेट के मंत्री भी बन चुके हैं। इसी की बदौलत पहली बार चुनावी मैदान में उतरी उनकी नई नवेली पार्टी टीवीके ने इस बार इतिहास रचा था, और आज सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर अब तक सामने आए हैं। जाहिर है एमजीआर ने जिस परंपरा की शुरुआत की थी उसे विजय ने आगे बढ़ाया है, और अब अगर आने वाले समय में धनुष भी मुख्यमंत्री पद की रेस में खड़े दिखे तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। धनुष की हालिया रणनीति साफ संकेत देती है कि तमिल ना बोलने लिखने वालों पर निशाना साधकर धनुष ने सीधे तमिल अस्मिता के संवेदनशील तार को छेड़ा है। पूरे राज्य के दौरे की योजना है, कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं, अपना अलग झंडा पेश कर दिया है। इस बात की ओर धीरे धीरे इशारा कर रहा है कि बैकग्राउंड में कोई बड़ी सियासी जमीन का एक पटकथा लिखी जा रही है, कोई एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है जो शायद बाद में दिखाई दे एक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक राजनीतिक ढांचा। ठीक उसी तरीके से जैसे विजय ने राजनीति में आने की तैयारी 15 साल पहले शुरू कर दी थी। सुपरस्टार विजय ने अपने फैंस को ही अपनी ताकत बनाया। अपने फैंस क्लब को संगठित कर विजय मक्कल इयक्कम नाम का एक सामाजिक संगठन पहले खड़ा किया। शुरुआती 10 सालों में तमिलनाडु में हजारों विजय के फैन क्लब बन गए। विजय इनके जरिए समाज सेवा और चैरिटी का काम बखूबी करते रहे। साल 2011 के साइक्लोन के वक्त उनका रिलीफ कैंप सबसे पहले चर्चा में आया था। विजय फाउंडेशन के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य पर लगातार वो काम करते रहे। धीरे धीरे उनकी पहचान जमीन पर मजबूत होती गई कि ये जो एक्टर है ये स्क्रीन का एक्टर नहीं है, ये लोगों के बीच का एक्टर है, ये जनता की संवेदनाओं को, जरूरतों को समझता है, साथ ही समर्पित है, और वफादार कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम धीरे धीरे विजय के पीछे खड़ी हो गई। 15 साल लगे, इससे उन्होंने मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार करने में मदद मिली, और 2011 के चुनावों में विजय के संगठन ने जयललिता की पार्टी AIADMK का उस वक्त समर्थन भी किया था। 21-22 में आते आते लोकल बॉडी इलेक्शंस में विजय ने अपने उम्मीदवारों को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतारा। तब 169 में से 115 सीटें उनके उम्मीदवारों ने जीत ली। वो पहली बार उनके विरोधियों के लिए घंटी बजी थी कि विजय एक सीरियस प्लेयर है। इस सफलता के बाद विजय ने राजनीति पर गंभीरता से काम करना शुरू किया। फरवरी 2024 में टीवीके की नींव रख दी, और आज देखिए जब जयललिता नहीं है, AIADMK बिखर गई है, DMK की लीडरशिप भी स्टालिन जैसे बुजुर्ग के हाथ में है और उदयनिधि को कमान नहीं सौंपी गई, उस पूरे वैक्यूम का फायदा विजय ने उठाया है। अब धनुष की बात करते हैं। धनुष की शादी सुपरस्टार रजनीकांत की बड़ी बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत से हुई थी। 18 साल तक चली शादी के टूटने और तलाक के बाद धनुष अब अपनी जिंदगी और करियर के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पर वो समाज सेवा करते दिखाई देना चाहते हैं। फिल्मों में तो धनुष ने अपनी अदाकारी से हर किसी को अपना मुरीद बनाया है, यहाँ तक कि उत्तर भारत के ऑडियंस को भी। लेकिन क्या वे रांझणा के कुंदन की तरह राजनीति की गलियों में भी उतना ही बड़ा इनकलाब ला पाएंगे? क्या 2031 में तमिलनाडु की राजनीति विजय बनाम धनुष के ब्लॉकबस्टर क्लेश की गवाह बनेगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि तमिलनाडु की सियासत में सिनेमा का ये वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसका सबसे बड़ा क्लाइमेक्स आना अभी तो बाकी है। इस बीच आपको एक और इंपॉर्टेंट खबर बता दें आज की, जो देर शाम का डेवलपमेंट है। थाईलैंड से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली आज खबर सामने आई है। राजधानी बैंकॉक के एक स्कूल में 9वीं के छात्र ने अंधाधुंध फायरिंग कर 3 टीचर और 3 छात्रों को, अपने साथी छात्रों को मौत के घाट उतार दिया। इस खौफनाक हमले में 15 लोग घायल हुए। हैरान करने वाली बात यह कि स्कूल आने से पहले हमलावर छात्र ने घर पर अपने दादा दादी का भी कत्ल किया था। वारदात में पेशे से शिक्षक रहे उसके दादा की 9mm पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। स्कूल में फायरिंग के बाद हमलावर छात्र ने खुद को भी गोली मार ली है, जिससे उसकी भी मौत हो गई है।
पढ़ाई में होनहार और वीडियो गेम का शौकीन एक 15 साल का छात्र अचानक कातिल कैसे बन गया, पुलिस अब इसके पीछे की असल वजह तलाशने में जुट गई है। थाईलैंड के स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर गोलीबारी की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। इन घटनाओं के बाद यहां की सरकार ने हथियारों की उपलब्धता और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों की निगरानी बढ़ाने की बात कही थी। कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यू, मेरा फेवरेट सेगमेंट, मोहन भागवत ने जो बयान दिया उस पर ऋषभ मिश्रा साहब का पोस्ट है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का युवाओं से संवाद का कार्यक्रम करने का मत ये ठीक है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। उनकी आवाज़ को सुनना और मंथन करना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में युवाओं को आगे बढ़ना होगा। पब्लिक व्यू एक और है, तमिलनाडु के मामले पर अविनाश कुमार पांडे का, दक्षिण की राजनीति में स्टार फैक्टर हमेशा अहम रहा। जनता ने स्टार्स को मौका भी दिया। धनुष अगर आए तो राजनीति में सफलता पाना उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। तो आज मेरे साथ इतना ही। कल मुलाकात होगी चक्रव्यूह स्पेशल के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।